सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे। आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत। इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वस्तुओं को परावर्तित वस्तुओं के ऊपर जो प्रकाश पड़ता है वो परावर्तित होकर हमारी आंखों को संवेदित कर हमारी आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, जिससे कि हमें दर्शन कोण प्राप्त होता है और उससे हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। कल हमने बताया था कि अगर हमारी आंख की रेटिना पर बड़ा प्रतिबिंब बने, अगर दर्शन कोण बड़ा बनेगा तो प्रतिबिंब हमको वस्तु हमको बड़ी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और अगर छोटा कोण बनेगा तो वस्तु हमको छोटी दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसी में से ही बात उसी में से चल रही थी कि हम एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे कि हमारी बॉडी कितना पानी चाहती है एक दिन में। पानी का स्वाद कैसा होता है और ये बॉडी हमारी कितना पानी चाहती है, हमको एक बार प्यास लगने पर कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है। देखो, तमाम प्रकार के वैज्ञानिक वगैरह जो भी बताते हो, ध्यान से सुनो बेटा। देखो, हमारी बॉडी एक सेंसर के रूप में काम करती है। वो उसको जितने पानी की नीड होती है वो जो है बताती है कि हमको इतना पानी चाहिए। देखो, जब आपको प्यास लगी होगी तो आप पानी पिएंगे तो आपको प्यास जब लगी होगी उस समय पानी का स्वाद अच्छा लगेगा। और पीते 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 जब आप पानी, आपकी बॉडी जो है पानी की जो एब्जॉर्बेशन होगी वो पर्याप्त उसको मिल जाएगी, तब वो पानी का स्वाद बदल जाएगा। वही पानी जो आप पी रहे हो उसका स्वाद बदल जाएगा। तो उसी समय समझ जाओ अब हमारी बॉडी को पानी की नीड नहीं है, प्यास खत्म हो चुकी है। आगे ना बात समझ में? ये होती है कि हमारी बॉडी खुद बताती है हमको कि हमको पानी की नीड कितनी है। आगे ना बात समझ में? ये हमेशा याद रखना। एक चीज बहुत अच्छी बात बताई तुमको हमने। अब देखो, हम लोग बात करते हैं प्रकाश की नेचर। प्रकाश जो लाइट का नेचर है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। अभी तक आप लोगों ने प्रकाश केवल यही पढ़ा क्या? प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। अच्छा, प्रकाश को मोड़ने की क्षमता किसके अंदर है? प्रकाश को मोड़ने की क्षमता लेंस के अंदर है, ठीक है ना। जो लेंस जितना ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणों को मोड़ सकता है ना, वो क्या कहलाता है? उसका लेंस की क्षमता या क्षमता कहलाती है। आगे ना बात समझ में? और दूसरी बात, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। और निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां पर वात मतलब हवा, निर मतलब नहीं हवा नहीं है, वहां पर भी चल सकता है प्रकाश, ठीक है। और दूसरी बात है, प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर ऐसे सीधे आके गिरती है तो परावर्तन के पश्चात वह अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है जिधर से वो प्रकाश आता है। इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं, है ना। दूसरी बात है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन जानते हो क्या? जैसे तुम लोग आज मायके में हो, मतलब अपनी मम्मी के यहाँ पे हो, तो तुम लोग कुछ भी प्रक्रियाएं करती हो, हैं, उठावा धरी, कप पटकना और बर्तन फेंकना, जरा जरा सी बात में है। और जब ससुराल चली जाओगी तो वही प्रकाश की किरण थोड़ा सा ना डाउन होके चलेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आगे बात समझे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। बहन, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वो देखा था, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं। एक प्रकाश की किरण आती है, उसको कितने रंगों में डिवाइड करी जाती है? 7 रंगों में डिवाइड की जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। दूसरी, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। जब व्यतिकरण क्या होता है? जब 2 एकवर्णीय प्रकाश पुंज एक साथ किसी एक स्थान से होकर गुजरते हैं तो उस स्थान में प्रकाश की तीव्रता पुनर्वितरित हो जाती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है, जिसको संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता है लगभग अंधेरा रहता है, ठीक है, उसको विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। ये अभी आगे पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल इसका पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तीसरी बात आ जाती है प्रकाश का विवर्तन। अब भैया, प्रकाश के विवर्तन क्या होता है? यदि प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध आ जाए, प्रकाश सीधे जा रहा है, एक छोटा सा कोई कण आ जाए तो क्या करता है? वो कण के इसे बगलिया के निकल जाता है प्रकाश। आगे बात समझ में? मतलब साइड से रास्ता लेके निकल जाता है सीधा, अपना जाता सीधे है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं, है ना। अवरोध आ जाए अथवा प्रकाश किसी
महीन छिद्र से होकर गुजरे तो तो वह अवरोध अथवा छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से वह मुड़ जाता है। प्रकाश की इस मुड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। अब बैन आ गया प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन। ये अब पहले तुम्हारे उसमें सिलेबस में था लेकिन अब नहीं है। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? प्रकाश का ध्रुवण होता है कि जब टूरमैलीन नामक दो क्रिस्टलों से, जब प्रकाश को टूरमैलीन नामक दो क्रिस्टलों से होकर गुजारा जाता है तो दूसरे क्रिस्टल को घुमाने पर उसमें से बाहर निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश पदार्थों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। सुनो, हो सकता है कैसे? सौर ऊर्जा से क्या हो रहा है? प्रकाश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बनना ही, करंट बनना ही है ना। तो प्रकाश इसमें इसे बोलते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश व विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का प्रकाश व विद्युत प्रभाव अभी पढ़ाएंगे, इसी में है तुम्हारे। ठीक है, तो प्रकाश पदार्थों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। मतलब किसी धातु की सतह के ऊपर अगर प्रकाश को डाला जाए तो देखा होगा आपने, धातु गर्म मतलब धातु वो जो होती है वो धातु की सतह गर्म हो जाती है ना, गर्म हो जाती है। तो होता क्या है बेटा, तो जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरा तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या, उससे जो है उससे वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया सौर ऊर्जा में काम करती है। सौर पावर जो नहीं, सुरजला होता है, देहात में रखा सुरजला रखा है, वो चार्ज चार्ज हो रही ना, उसको बोलते हैं। तो अब अगली बात आ जाती है, हम लोग पढ़ेंगे ये तुम्हारे जो सिद्धांत थे ये तुम्हारे प्रकाश की प्रकृति के ऊपर, प्रकाश की नेचर के ऊपर थे। अब हम लोग बात करेंगे कि तरंगार्ग क्या है। क्या है? वेव फॉर्मेट, वेव फॉरेंट लिखा है ना। तरंगार्ग क्या है? यदि ध्यान से सुनो, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगार्ग तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, अतः तरंगार्ग के अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा इसे किरण कहते हैं। ये यहां तक था तरंगार्ग केवल यहां तक। यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिससे उसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो ऐसे पृष्ठ को क्या बोलते हैं? तरंगाग्र बोलते हैं। देखो, जो प्रकाश होता है ये इसमें ये फोटान के पैकेटों के रूप में चलता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जो प्रकाश चलता है तो इसमें जो प्रकाशिक कण होते हैं उनमें कंपन होता है। ठीक है, तो उन्हीं कंपन, अगर वो कंपन उनके समान दिशा में है तो उसको बोलेंगे तरंगाग्र। उसी प्रकाश को, इस घटना को तरंगाग्र बोलेंगे। यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिससे कि इसके सभी कण कंपन की समान कला में हो प्रकाश के, ठीक है, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगार्ग बोल सकते हैं। जैसे प्रकाश तो बहुत सारा आ रहा है यहाँ पे, कोई ऐसी प्रकाश की किरण देखा जाए जिसमें जो उसके कण है, प्रकाशिक कण है, वो कंपन की समान कला में हो, उसे क्या बोलेंगे? तरंगाग्र बोलेंगे। ठीक है ना। तो तरंगाग्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, गोली तरंगार्ग, बेलनाकार तरंगार्ग और समतल तरंगार्ग। गोली तरंगार्ग कैसे होते हैं? जब प्रकाश स्रोत एक बिंदु होता है, मतलब एक टार्च, एक छोटा सा बल्ब ले लो, उसको जलाओ तो कैसा होगा? वो गोली तरंगाग्र होगा। कैसा होगा? गोली ऐसे एक फोकस के रूप में, ऐसे एक पहले छोटा सा ऐसे रहेगा है ना, उससे ऐसे सीधे से बड़ा सा फोकस निकलेगा, जितना दूर जाएगा उतना वो प्रकाश फैलता चला जाएगा। आगे बात समझ में। दूसरा बेलनाकार तरंगार्ग, जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है, बेलनाकार, देखना तुम लोग, बेलनाकार तरंगार्ग, जैसे रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, ये कैसा है? ये बेलनाकार तरंगार्ग है, इससे उत्पन्न होगा। जो प्रकाश चलेगा ना वो पूरा फैल के इससे चलेगा, बेलनाकार। और जो वो वाला है, वो जो हैलोजन लगा है, वो कैसा है? गोली तरंगार्ग। ठीक है, गोली नहीं है वो, उसमें वो आयताकार है। ठीक, देखो समतल, वो समतल बोलोगे इसको, समतल तरंगार्ग। जब प्रकाश स्रोत अनंत पर होता है और गोली या बेलनाकार का एक छोटा सा हिस्सा समतल प्रतीत होता है। ये बेलना या गोली जो है एक छोटा सा हिस्सा प्रतीत अनंत पर होता है। जैसे इसी रॉड को बहुत दूर से देखोगे तुम तो
छोटा सा एक जो है बल्ब सा जलता हुआ प्रकाश स्रोत बहुत हल्का सा दिखेगा, ठीक है। तो इसको दूर से देखो, ऐसे नहीं करके देखिए, से पता चली है ना। तो इसी को बोलेंगे समतल तरंगार। आगे ना बेटा समझ में, यही जो हैलोजन है दूर से अगर देखोगे जब बहुत दूर से तो एक बल्ब की तरीके से दिखेगा। अब इन पर खड़े हो, ध्रुव टीला के ऊपर जलाया जाए हैलोजन और तुम बहुत दूर से देखो तो लागी छोटा सा कुछ जल रहा है ना, जब जब पास जाओगे तो बड़ा सा समतल तरंगार को दिखेगा। आगे ना बात समझ में। अब हेडिंग डालो, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। वेरी गुड, बहुत होशियार, शाबाश। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। आ जाते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है। हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे। हाइगेंस प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने किया। किस सन में किया? 1678 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब हाइगेंस के अनुसार देखो, बस केवल इतना इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके यहां तक, इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में बंद कर सकते हो। ये ऐसे किया करो, ये सब चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं, है ना। अब देखो क्या होता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किसने बताया? हाइगेंस ने। क्या बताया? प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर, ये तरंगे कहां से निकल के? प्रकाश स्रोत मतलब जहां बल्ब, जहां बिजली होती, बिजली है वहां से निकल के सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलता है। प्रकाश की चाल से चलती हैं ये प्रकाश की तरंगे। प्रकाश, हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश स्रोत से निकल के किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। और ये स्रोत से निकलकर प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल बहन कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस चाल से चलते हुए बेटे सभी दिशाओं में क्या होती हैं? फैलती हैं। और किस वेग से चलती हैं? 3 × 10⁸, ठीक है। चूंकि तरंगों को चलने के लिए, अब ध्यान से सुनो पूरी बात, चूंकि तरंगों को चलने के लिए तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। इस काल्पनिक माध्यम के लिए यह माना कि यह भारहीन है। कौन भारहीन है? ईथर, ठीक है। तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रकाश की तीव्र चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलता है। अतः यह माना गया कि माध्यम ईथर का घनत्व बहुत कम होता है। इस प्रकार काल्पनिक माध्यम के प्रकाश की तरंगें चलती, ये क्या लिखा है यार, इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश की तरंगें चलती हैं। जब ये तरंगें आंख की रेटिना पर गिरती हैं तो इन वस्तुएं दिखाई पड़ती है। विभिन्न रंगों के लिए जो प्रकाश की तरंग होती है वो भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती है। वही बात जो हम लोग पीछे से समझते चले आए, उन्होंने ईथर में प्रवेश कराया, ठीक है। तो इतनी बात आ गई ना समझ में। कल हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं की सफलताएं पढ़ेंगे, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। सभी को राधे राधे।